हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया जीके। ऑल इंडिया जीके में आपका स्वागत है। तो ऑल इंडिया जीके का ईयर रिव्यू का फर्स्ट पार्ट आया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले। आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है इस चीज़ पे। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स और ईमेल्स हमें मिले हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो हम लोग पूरा का पूरा ईयर रिव्यू करेंगे 2016 का 2017 में मार्च के महीने तक, जो कि आपके इस साल के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट रहेगा। तो वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा आयुष सांगी द्वारा। तो मेरा नाम आयुष सांगी है। मैं आपको ऑल इंडिया जीके की तरफ से ईयर रिव्यू बताऊंगा कि पिछले साल क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जो आपके इस साल के करंट इवेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेगा, हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा। तो नेशनल इवेंट्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में नेशनल इवेंट्स हमने कई सारे डिस्कस करे थे। इस वीडियो में भी मैं आपको नेशनल इवेंट से ही कंटिन्यू करवाऊंगा। तो पहला नेशनल इवेंट है जस्टिस लोधा कमेटी। जस्टिस लोधा कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। ये लोधा कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसका नाम बीसीसीआई और क्रिकेट फ्रॉड और क्रिकेट के स्कैम्स के साथ एसोसिएटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में क्रिकेट में होने वाले फ्रॉड और स्कैम्स को से बचने के लिए और इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए क्रिकेट के इंटरेस्ट में इस कमेटी को अपॉइंट करा था, जिससे कि ये कमेटी बीसीसीआई के फंक्शनिंग में रिफॉर्म्स कैसे ला सकती है इस चीज़ पे थोड़ा प्रकाश डाले। तो इसके रिकमेंडेशंस आ चुके हैं। 2016 एक ऐसा साल था जिसमें जस्टिस लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस आए थे। तो नाम ध्यान रखें, लोधा कमेटी अपॉइंट क्यों हुई थी? इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट में, यानी कि क्रिकेट के इंटरेस्ट में फ्रॉड से प्रिवेंट करने के लिए जस्टिस लोधा ने रिफॉर्म्स दिए हैं। तो क्या इस कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। सो देर आर मेनी रिकमेंडेशंस विच हैव बीन गिवन। पहला इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि कोई भी मिनिस्टर या गवर्नमेंट सर्वेंट बीसीसीआई का ऑफिस बेरर नहीं बनेगा। तो बीसीसीआई शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर। जहां पे पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स का सपोर्ट आता है वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो लोधा कमेटी में पहला रिकमेंडेशन ये दिया है दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो बीसीसीआई के ऑफिस बेरर का टेन्योर है वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म, जैसे कि यूएस के राष्ट्रपति का होता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। इट विल बी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड इट शुड नॉट एक्सीड इट। उससे ज्यादा नहीं रहेगा। वो 2 पोस्ट एक बार में उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता और एक बार में 2 टर्म से ज्यादा सर्व नहीं कर सकता। जो गवर्निंग बॉडी की कमेटी रहेगी वो आईपीएल की बीसीसीआई से सेपरेट रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्टिस लोधा कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ था। आईपीएल में काफी सारे करप्शन के स्कैम्स देखे गए थे, जिसमें बहुत नामी प्लेयर्स जैसे कि श्रीसंत का नाम भी इसमें आया था। इसको करप्शन से फ्री करने के लिए गवर्निंग बॉडी आईपीएल की अलग रहेगी और बीसीसीआई की अलग रहेगी, और दोनों ही बॉडीज के अंदर जो ऑफिस बेरर होगा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करेगा, और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का इसमें एक लिमिटेड ऑटोनॉमी या लिमिटेड इंडिपेंडेंस रहेगा। मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ उस टीम को दी जाएगी जो अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि रणजी ट्रॉफी होती है, अपने स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए टीम बनाई जाती है। सिमिलरली उसी तरीके से जो अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा उसी को गवर्निंग काउंसिल या गवर्निंग बॉडी की मेंबरशिप दी जाएगी। हर स्टेट का सिर्फ और सिर्फ एक वोट रहेगा गवर्निंग काउंसिल के अंदर। बेटिंग एक ऐसी चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन आया है। देखिए, मतलब इसे मच्योर तरीका बोलते हैं सोचने का। बेटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए और मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस कर देना चाहिए। दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैच फिक्सिंग एंड बेटिंग आर टू सेपरेट थिंग्स। मैच फिक्सिंग का मतलब है कि आप प्लेयर्स के कंसेंट से आप किसी को पैसा खिलाते हो और उससे मैच का रुख बदलने को कहते हो, जिससे कि सारी की सारी कलेक्शन उनके जेब में आ सके। बेटिंग का मतलब है कि क्रिकेट मैच चल रहा है, आपने एक टीम के ऊपर सट्टा लगाया या पैसा लगाया और उसके बेसिस पे आप पैसा जीते। तो दिस इज बेस्ड ऑन एनालिसिस एनालिसिस, प्रिडिक्शन एंड लक। ये लक पे बेस्ड है, लॉटरी की तरह होता है बेटिंग। लेकिन मैच फिक्सिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। देखिए, बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये भी जानते हैं, लोधा कमेटी ने भी ये ऑब्जर्व करा होगा अपनी रिसर्च के दौरान, कि बेटिंग एक ऐसी चीज है जो लोग वैसे भी करेंगे। मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए। एक इलेक्टोरल ऑफिसर रहेगा जो बीसीसीआई के और क्रिकेट बॉडीज के इलेक्शंस को ओवरसी करेगा, और एक ओम्बुड्समैन का ऑफिस होना चाहिए जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। जितने भी डिटेल्स और रूल्स हैं बीसीसीआई के, वो सारे के सारे वेबसाइट पर डाल दिए जाएं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे लोगों के सामने। सबको पता होना चाहिए कि बीसीसीआई का क्या रूल है, बीसीसीआई किस तरीके से फंक्शन करता है। और बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 के अंदर लाना चाहिए। और उस एक्ट के तहत कोई भी चीज आप जानना चाहते हो आरटीआई के तहत, तो वो आरटीआई में आपको पता चलनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है जो लोधा कमेटी ने दिया है।
तो ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस रहे थे। दूसरी स्लाइड का दूसरा नेशनल इशू देखिए, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हमारे दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के वीडियोस में आपको मिलेगा। ये चीज़ डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो कि है अफगानिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस रही है जो कि इंडिया में हुई थी। तो ब्रिंगिंग पीस एंड स्टेबिलिटी टू कंट्री लाइक अफगानिस्तान एंड टू स्पीड अप इट्स रिकंस्ट्रक्शन, फोकस ऑन एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे आप, रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस करेंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे इस कंट्री से बाकी कंट्रीज की। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको एक एमसीक्यू आता है जिसमें पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस किस कंट्री से डिपेंड करती है, तो दैट इज अफगानिस्तान। तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस क्या है? ये इस्तांबुल प्रोसेस का पार्ट है जो कि 2 नवंबर 2011 से शुरू हुआ था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जिसके लिए वो रीजनल इश्यूज डिस्कस कर सके। मतलब अपनी कंट्री के रीजन के क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे कि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज रहते हैं, नेबरिंग कंट्रीज के इश्यूज रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए इस्तांबुल प्रोसेस सन 11 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश करी गई, जिसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज 14 हैं। देयर आर 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ये सब इन कंट्रीज के नाम हैं। आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ये कंट्रीज पूछी जा सकती हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो आप ध्यान रखें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप याद कैसे करेंगे इसे? एशिया एक कॉन्टिनेंट है तो एशियन कंट्रीज होंगी सारी। आप एक साउथ से नॉर्थ वाली अप्रोच रखें, साउथ से नॉर्थ आप याद करना शुरू करें। जैसे कि आप शुरू हो जाइए इंडिया से, इंडिया जाएं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके ऊपर रशिया, फिर उसके बगल में चाइना, अफगानिस्तान के और वेस्ट पे जाएंगे तो ईरान, उसके ऊपर कजाकिस्तान है। 3 कंट्रीज लाइन में है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में पड़ता है, यहाँ से काफ़ी वेस्ट पे पड़ता है। यूएई सऊदी के पास ही पड़ता है। अजरबैजान एंड तुर्की ये भी वहीं पड़ते हैं। तो ये 14 कंट्रीज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती हैं और बाकी सारी कंट्रीज इसे सपोर्ट करती हैं। तो ये कंट्रीज आपको ध्यान ना भी रहें, लेकिन 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसको सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल स्तर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूएनओ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी। तो ये सारी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं और इस्तांबुल प्रोसेस के तहत हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था। तो पहला समिट हुआ था इस्तांबुल तुर्की में, और उसके बाद 5वां समिट जो हुआ है 2015 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो आप ध्यान रखें, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इज फॉर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी टू अ कंट्री लाइक अफगानिस्तान। अगला है स्टार्टअप इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा अनाउंस्ड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसा मिशन शुरू करा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्टअप्स एक ऐसी चीज़ है जो कंट्री में बढ़ते चले जा रहे हैं। देयर आर मेनी पीपल डूइंग देयर ओन स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है अपना बिजनेस। कोई अपना बिजनेस करे, कैसा भी बिजनेस करे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, नॉन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, सो दैट्स कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। तो गवर्नमेंट का इनकरेजमेंट इसमें कैसे मिलता है? जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, द पीपल हु आर नोन एज एंटरप्रेन्योर्स, जो अपना आइडिया लेके बिजनेस एस्टैब्लिश करने चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्ट मिलेगा। तो पीएम ने लॉन्च करा है एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को कंट्री में डेवलप करने के लिए। तो इसका एक रोड मैप है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। स्टार्टअप इंडिया मिशन लास्ट ईयर विज्ञान भवन में करा गया था। लास्ट ईयर से मेरा मतलब है जनवरी 2016 में, जहां पे प्रधानमंत्री स्वयं आए थे और उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफिकली बोली थी दैट जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं, जितने भी लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो होते हैं जॉब सीकर्स। जॉब सीकर्स का मतलब है जॉब ढूंढने वाले। तो प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि हम जॉब सीकर्स नहीं, हम जॉब क्रिएटर्स चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग जॉब सीकर्स वी नीड टू हैव जॉब क्रिएटर्स। तो हम जैसे लोग, हमारी उम्र के लोग उसी तरफ काम कर रहे हैं कि हम स्टार्टअप्स करके जॉब क्रिएट करें, ना कि जॉब सीक करें। तो एक अलग सा फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ रुपए का, जो कि डेवलपमेंट फॉर इनोवेशन एंड ड्रिवन एंटरप्राइजेस के लिए है। इसमें इन्वेस्टमेंट करा जाएगा तकरीबन 2500 करोड़ का। 500 सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेटर बनाए गए हैं, जिसमें से 5 नए बायो क्लस्टर हैं, जो कि आइडियाज को सुनेंगे और उनके हिसाब से आइडिया के बेसिस पे फंड करेंगे। स्टार्टअप यूनिट्स के प्रॉफिट्स
रहे हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है पहले 3 साल के लिए। तो आपको जो अगर स्टार्टअप यूनिट में देखिए, वैसे अगर आप बिजनेस शुरू करें तो प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इनकेस अगर आपको प्रॉफिट रहे और अगले 3 साल तक आपको प्रॉफिट रहे तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। इनकेस आपको कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन होता है कोई भी कैपिटल एसेट के सेल पे। अगर आप कोई एसेट, मान लीजिए अपना ऑफिस जो आपने खरीदा हुआ था वो बेच दें, आपको कैपिटल गेन होता है तो कैपिटल गेन भी एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका वेंचर मान लीजिए फेल हो जाता है किसी वजह से, तो आपको एग्जिट भी मिल जाएगा, आपको जबरदस्ती उस चीज को कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको वाइंड अप करने का, डिसॉल्व करने का उसे मौका मिलेगा 90 दिन के अंदर। एक नई मोबाइल ऐप बनाई गई है स्टार्टअप्स को रजिस्टर करने के लिए, आप रजिस्टर कर सकते हैं और गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, बूस्ट करने के लिए 5 लाख स्कूल्स में इस चीज का स्पेसिफिक एनकरेजमेंट प्रोग्राम रखा गया है, जिससे कि इनोवेशन को नर्चर करा जा सके। बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। अब देखते हैं कितने लोग इस चीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं और कितने लोग कामयाब होते हैं। इसी मिशन के साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक दूसरा मिशन लॉन्च हुआ था जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया इज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, स्टैंड अप इंडिया इज फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एंटरप्रेन्योर्स लाइक एससी एंड एसटी। तो एससी एसटी कैटेगरी में अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो स्टार्टअप इंडिया में फंड्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा, वो अप्लाई करेगा स्टैंड अप इंडिया में। तो स्टैंड अप इंडिया इज स्पेसिफिकली फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ पीपल। नेक्स्ट इशू फोकसेस अपॉन सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम प्रोजेक्ट एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उसको रेलवे क्रॉसिंग से अलग कर दिया जाए या फ्री कर दिया जाए, टू मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग्स बाय द ईयर 2019। तो ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी आता है, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू करंट अफेयर्स में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज फोकस्ड अपॉन डेवलपिंग नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग और डेवलपिंग हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, तो उसका नाम है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के थ्रू 208 जगहें ऐसी रिकॉग्नाइज करी गई हैं जिन पे रेलवे क्रॉसिंग आती है, रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास है और यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के हिसाब से ऐसे तकरीबन 1500 ब्रिजेस हैं जो कि 50 से 60 साल पुराने हैं। इन सबको डिमोलिश करके नए ब्रिजेस बनाए जाएंगे जिनकी ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए है, नंबर ऑफ डेथ्स को कम करने के लिए है। इस चीज़ के लिए नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है, फ्री बनाना है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज हैं जहां पे रेल ओवर ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे, इट हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो रेल ओवर ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ करी जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का नाम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट सनराइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंप्रूव करेगा इंटरवेंशंस अगेंस्ट एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिसमें 7 सिस्टर्स कही जाती हैं। देर आर 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लस 1 स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, बाकी सारे स्टेट 7 सिस्टर्स में आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो ये सारे स्टेट्स इसमें आते हैं। तो इसके हाइलाइट्स क्या क्या है? ये इंटरवेंशन है अगेंस्ट एचआईवी। एचआईवी का संक्रमण नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी देखा गया है। तो प्रोजेक्ट सनराइज के थ्रू क्या होगा? एम्स टू इम्प्रूव कवरेज, क्वालिटी एंड स्केल ऑफ एचआईवी इंटरवेंशन। एचआईवी इंटरवेंशन का मतलब यह है कि आप इम्प्रूव करेंगे कि किस तरीके से लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचे, लोग सशक्त हो, अब वो समझें कि एचआईवी इंटरवेंशन कैसे कैसे हो सकता है। पीडब्ल्यूआईडी लोगों के बीच में फीमेल इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ की फीमेल्स जो हैं वो ड्रग्स इंजेक्ट करती हैं और ड्रग्स इंजेक्ट करने में ओवर द ईयर्स 1 साल 2 साल 4 साल में एचआईवी का जो संक्रमण है वो बहुत बढ़ जाता है, या एचआईवी वायरस आपके ब्लड में आ जाता है। तो अगर एक के आएगा, फीमेल इंजेक्टिंग ड्रग्स के आएगा, तो ऑटोमेटिकली उनके स्पाउस, उनके हस्बैंड्स के अंदर भी आ जाएगा। सो अंडर द प्रोजेक्ट नीडल्स और सिरिंजेस जो रहेंगी ये अवेलेबल करवाई जाएंगी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रहेंगे, नॉन ट्रेडिशनल आउटलेट्स रहेंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे। तो अगर आप किसी और की लगाई हुई सुई, मान लीजिए किसी और ने इंजेक्ट करा है ड्रग अपने शरीर में, अगर आप उसी नीडल से
किसी और को यूज़ कर देते हैं या किसी और के शरीर में भी वही सेम नीडल यूज़ कर देते हैं तो इससे संक्रमण एचआईवी का हो सकता है। जिस वजह से इस प्रोजेक्ट सनराइज में नई सिरिंजेस और नई नीडल्स अरेंज करवाई जाएंगी ताकि इसका संक्रमण रोका जा सके। ये एक 5 साल का प्रोग्राम है जो कि नाको के तहत, ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नाको नाम का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, प्रोग्राम है, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी के अंदर 5 साल का प्रोग्राम आता है प्रोजेक्ट सनराइज। ये इंप्लीमेंट करा जाएगा एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के तहत, जिससे कि अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी अच्छी साफ सुथरी नीडल्स, नई नीडल्स और सिरिंजेस का करा जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉर्मल जगह यानी कि फॉर्मल जगहों पे ये मिलती है, ट्रेडिशनल जगहों पे, नॉन ट्रेडिशनल आउटलेट्स पे भी इस चीज़ की अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी। ये इंप्लीमेंट करा जाएगा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी SACS के अकॉर्डिंग या SACS के साथ। तो नाको इंप्लीमेंट करा जाएगा SACS के साथ ताकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सके, इसका इम्प्लीमेंटेशन और स्पीड अप हो सके। कन्वर्जन ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे। कन्वर्जन ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे अफ्रीका और यूरेशिया में इनको रैप्टर MOU के नाम से जाना जाता है। रैप्टर MOU काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो समझने की कोशिश करें। बर्ड्स ऑफ प्रे आर नोन बाय द नेम ऑफ रैप्टर MOU विद द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज CMS। देखिए, अफ्रीका है, यूरेशिया है। अफ्रीका यूरेशिया में इंडिया का जो एप्लीकेबिलिटी है या इंडिया का आना, थोड़ा मतलब आपको लगे कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज अपना जो हैबिटेट है वो बदलते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। एट द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफिस इन अबू धाबी तो स्पीशीज जो है वो अपना हैबिटेट बदलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग। तो ये जो MOU है ये अलाइन होगा प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इंडिया का लॉ है जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, जहां पे बर्ड्स को प्रोटेक्शन अकॉर्ड करी जाएगी, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करा जाएगा। रैप्टर MOU है क्या? रैप्टर MOU सपोर्ट करता है उन स्टेट्स को जो कि रैप्टर के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। रैप्टर यानी कि जो एक्सटेंड करता है काफ़ी सारी स्पीशीज जो माइग्रेट कर करके इंडिया की तरफ आती हैं। तो MOU एक्सटेंड करता है 76 स्पीशी ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे, आउट ऑफ विच 46 स्पीशीज, 46 स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें वल्चर, फैल्कन, ईगल, आउल, हॉक, काइट, हैरियर्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। इन सब तक एक्सटेंड करता है। तो रैप्टर MOU जहाँ पे जिनका प्रे होता है, उन सब बर्ड्स को जिनको मार दिया जाता है, जिनका शिकार होता है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रैप्टर MOU साइन किया गया है। तो इन सबको रैप्टर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ये कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज CMS, जिसको बॉन कन्वेंशन के नाम से कहा जाता है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर आता है। इसका काम यह है कि वो माइग्रेटरी स्पीशीज को कंजर्व करें पूरी रेंज पे, जहाँ से जहाँ तक वो माइग्रेट करती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छा मिशन है जो कि रैप्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इन केस अगर आपको कोई ऐसा MCQ मिलता है एग्जाम में जहाँ पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ रैप्टर, तो कोई भी बर्ड्स ऑफ प्रे, जिन चिड़ियाओं को मार दिया जाता है या जो शिकार के लिए चिड़िया होती हैं, उसको रैप्टर कहा जाता है। तो कौन सी बर्ड्स ऑफ प्रे होती हैं? जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं, ध्यान रखें। कुछ नाम यहाँ पे हमने डिस्कस करे हैं, इनमें से आपको यही नाम ध्यान होने चाहिए। वल्चर है, फैल्कन है, ईगल्स है, तो ये सब बर्ड्स ऑफ प्रे कहलाती हैं। आइए देखते हैं अगले मिशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करे हुए द्वारा। एम और सेतु, अटल इनोवेशन मिशन और सेतु सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, ये दोनों मिशंस इस्टेब्लिश करे गए हैं, फंक्शन करते हैं नीति आयोग के अंडर। और नीति आयोग के चेयरपर्सन है मिस्टर अमिताभ कांत। श्री अमिताभ कांत इसके चेयरपर्सन है, जो कि इन सारे मिशंस को देखते हैं और मॉनिटर करते हैं। इनको हेडक्वार्टर करा गया है नई दिल्ली में, और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए। इनको रिस्पेक्टिव फंड्स भी दिए गए हैं जिससे कि ये साइंटिफिक टेम्पर, आई रिपीट, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट कर सकें। तो साइंटिफिक टेम्पर है, क्रिएटिव टेम्पर है, इनोवेशन करने की इच्छा है, तो आप इस चीज़ के थ्रू कर सकते हो। अटल इनोवेशन मिशन का क्या एम है? इट इज़ एन इनोवेशन प्लेटफॉर्म, एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म है जो कि NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तहत बनाया गया है। इतने फंड जैसे मिले हैं रिसर्च करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जहाँ पे फोकस होगा इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, रिसर्चर और लोगों के इंटरैक्शन के बीच में। मतलब अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि इनोवेट करना चाहता है और जिसके पास रिसोर्सेज कम है, तो वो अटल इनोवेशन मिशन
कि टिंकरिंग लैब्स में जाएगा। ही विल गो इन द टिंकरिंग लैब्स ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। टिंकरिंग लैब्स एक ऐसी लैब्स है जहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एस्पेक्ट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाया जाता है, और आप जो करना चाहते हैं रिसर्च फील्ड में, इनोवेशन फील्ड में, उस चीज़ को करने का आपको मौका मिलता है। तो ये रिसर्च और उसके कमर्शियल एप्लीकेशन के गैप को भरता है अटल इनोवेशन मिशन। सो दिस इज अबाउट एम। और अगला मिशन है सेतु। सेतु एक टेक्नो फाइनेंशियल मिशन है, इंक्यूबेशन सेंटर है और फैसिलिटेशन प्रोग्राम है, जो कि स्टार्टअप बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करेगा, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरिया में आती हैं। तो आप ध्यान रखें, इसका सेतु का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एम का फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन। ये सारे के सारे इनोवेशन की तरफ, रिसर्च वर्क की तरफ, इंक्यूबेशन की तरफ, टेक्नो फाइनेंशियल सपोर्ट की तरफ लेंड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन हैं, नीति आयोग के अंडर आते हैं। अगली स्कीम पे आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल का मतलब होता है क्रॉप, और बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस। दिस मीन्स इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अंडर क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करी जाएगी उन फार्मर्स को जिनका क्रॉप या जिनकी फसल खराब हो जाती है बारिश ना होने के कारण, जिनकी फसल खराब हो जाती है कीड़ा लगने के कारण, फर्टिलाइजर सही नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और इसको फोर्स में लाया गया था 2016 खरीफ सीजन से। तो इसका एम क्या है? टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर। फार्मर्स का मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए और एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इस चीज़ को दिया गया है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रीमियम दिया जाएगा फार्मर्स द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि 2% का होगा। फार्मर्स पे करेंगे खरीफ क्रॉप्स पे, खरीफ की फसल पे, और 1.5% पे करेंगे राबी फसल पे। प्रीमियम फॉर एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स 5% रहेगा। एनुअल कमर्शियल यानी कि सालाना जो कमर्शियल क्रॉप्स रहते हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जैसे कि फल, फूल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स रहते हैं। तो इन सब पे आपको कुछ थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसके तहत आपको क्रॉप इंश्योरेंस पूरी तरीके से क्लेम करने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो इस स्कीम को आप लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की कैटेगरी में भी ला सकते हो। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का मतलब यह है कि अगर इंटरेस्ट, मान लीजिए प्रीमियम जो 4% पे है, आपको यही सेम प्रीमियम 2% पे देना पड़ रहा है और बेनिफिट्स आपको उतने ही मिलते हैं। मतलब जो डिफरेंस है 2% का, ये गवर्नमेंट बेयर करती है। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, या गवर्नमेंट की वजह से आपका इंटरेस्ट या प्रीमियम कम हो जाता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसी दिशा में जाती है जहां पे आप इंटरेस्ट सबवेंशन कर पाते हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम ध्यान रखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। रर्बन मिशन इन छत्तीसगढ़। रर्बन जो वर्ड है वो डिराइव होता है 2 वर्ड से, रूरल प्लस अर्बन इज रर्बन। यानी कि ना पूरी तरीके से रूरल, ना पूरी तरीके से अर्बन, बीच वाले एरियाज, या इनको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल एरियाज, जो कि मिडिल में पड़ते हैं। रर्बन मिशन लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, चावल का प्रोडक्शन यहाँ काफ़ी अच्छा रहता है, और माओवादियों का इन्फ्लक्स छत्तीसगढ़ के जंगलों में काफ़ी रहता है। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि स्मार्ट विलेज को डेवलप करा जाए ऑन द लाइन ऑफ स्मार्ट सिटीज। तो अगर सिटी स्मार्ट हो सकती हैं तो विलेजेस भी स्मार्ट हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ माइग्रेशन टू द सिटीज। देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है माइग्रेशन की, जहाँ पे लोग छोटे शहरों से, गांव से निकल निकल के शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो होता क्या है कि शहरों पे बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं खुद नोटिस करता हूँ, दिल्ली जैसे शहरों में, बॉम्बे जैसे शहरों में, बैंगलोर जैसे शहरों में इसमें इतना ज़्यादा बर्डन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक माइंडसेट बन गया है कि अगर आईटी सेक्टर है तो बैंगलोर जाइए, बिजनेस सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है तो आप बॉम्बे जाइए। अगर और कोई सेक्टर है, फॉर एग्जांपल गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, इट हैज़ बीन मेड इनटू अनदर सेक्टर, तो आप गुड़गांव आइए, एमएनसी में काम करना है। तो माइग्रेशन इतना ज़्यादा है कि आप एक ही एरिया पे या एक ही सिटी पे इतना बर्डन डाल देते हो। इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसमें गलती किसी की नहीं है। इसमें यह प्रॉब्लम है कि कुछ सिटीज़ को ओवर डेवलप कर दिया गया है और कुछ सिटीज़ अंडर डेवलप हो गई हैं। इस वजह से स्मार्ट विलेज बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत लोगों का माइग्रेशन शहरों की तरफ रुकेगा, और इसमें अडॉप्ट करी जाएगी अप्रोच जिसको कहा जाता है क्लस्टर अप्रोच। ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था। इस स्टेज में 4 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के कवर होंगे: राजनांदगांव, धामतारी, कबीरधाम और बस्तर।
4 एरियाज कवर हो रहे हैं। बस्तर एरिया में माओवादियों का इन्फ्लक्स मैक्सिमम है। मोदी जी ने एक और स्कीम लॉन्च करी थी, जन औषधि मेडिकल स्टोर। जन औषधि मेडिकल स्टोर ये डिस्पेंसरी का ट्रीटमेंट है, ये डिस्पेंसरी का प्रोविजन है, जहां पे डिस्पेंसरीज बनाई जाएंगी, आपको मुफ्त में या सस्ते में दवाइयां अवेलेबल करवाई जाएंगी। 100 जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स खुलवाए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खुलेंगे और CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुलेंगे। ये लोगों को इनेबल करेंगे कि आप दवाइयां खरीद सकते हैं चीपर, यानी कि सस्ते रेट पे। उन्होंने कुंवर बाई, एक 104 साल की महिला है बरारी विलेज में, धामतारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि उन्होंने अपना जितनी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी लगा दी टॉयलेट्स बिल्ड करने में, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो नाम है इन महिला का कुंवर बाई। ये सोशल एप्लीकेशन है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि कुंवर बाई की जितनी भी बकरियां थी वो सब बेच के उन्होंने टॉयलेट्स बनाने में सारा पैसा लगा दिया। तो पैसा होना यही ज़रूरी नहीं है, आपका दिल और दिमाग कैसे फंक्शन करता है, ये इन लोगों की स्पिरिट दिखाती है हम लोगों को, हम जैसे शहर में रहने वाले लोगों को, कि हम कुछ नहीं करते हैं लेकिन वो लोग इतना कुछ सैक्रिफाइस करके कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। चेंज स्टार्ट्स वेरी स्मॉल, but the point is you have to start, there has to be a starting, you have to act. So RURBAN, Rural Plus Urban Mission in Chhattisgarh, has been launched. Institutes of Technology Act, IT Act of 1961, it's an important act. IT Act को establish किया गया, जिसके तहत IITs, 6 new IITs establish करे जाएंगे एंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को IIT में कन्वर्ट करा जाएगा। तो आप ध्यान रखें, ISM धनबाद रिसेंटली एक ऐसा IIT है, रिसेंटली एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे IIT में कन्वर्ट किया गया है। सो प्लीज रिमेंबर द नेम, ISM धनबाद हैज़ बीन टर्न्ड इनटू एन IIT, और 6 नए IITs खुले हैं। तो ये आपको MCQ में आ सकता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस हैज़ बीन टर्न्ड इनटू एन IIT? ISM धनबाद। 6 नए IITs जो कि बनेंगे वो कहाँ कहाँ बनेंगे? तिरुपति आंध्र प्रदेश में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, गोवा में, जम्मू एंड कश्मीर में, धारवाड़ एरिया में, पलाकाड में, केरला के अंदर। तो पलाकाड केरला में पड़ता है, पालघाट कैप के पास। धारवाड़ कर्नाटका में पड़ता है, धारवाड़ रॉक्स के नाम से जगह बहुत फेमस है। जम्मू एंड कश्मीर में, गोवा में बनेगा, छत्तीसगढ़ में भिलाई के अंदर बनेगा, आंध्र प्रदेश तिरुपति, दिस इज नोन फॉर, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे पूजा के लिए लोग जाते हैं, धार्मिक यात्रा करने जाते हैं। तो इन 6 जगहों पे IIT बनाया जाएगा। इसके सिवा कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था NIT बनाने का आंध्र प्रदेश में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सब हो रहा है एक लॉ के अंडर, यानी कि IITs आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी वही होती है जो कि एक लॉ के तहत बनती है। तो अगर नए IITs बनाए जा रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, IT एक्ट 1961 के तहत बनाए जा रहे हैं। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2016 में इस चीज़ की काफ़ी चर्चा करी गई, हाई कोर्ट्स ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स बिल 2016। ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स, ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स का मतलब नाम को ऑल्टर करो, हाई कोर्ट के नामों को ऑल्टर करा जाए। तो देखिए इसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आप नाम चेंज करिए हाई कोर्ट्स का, जो कि उनकी सिटीज़ पे बेस्ड है, नॉमेनक्लेचर ऑफ सिटीज़ दे आर लोकेटेड इन। तो उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने पुराने हाई कोर्ट्स थे, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट, उसका नाम चेंज करा जाए, क्योंकि अब बॉम्बे नहीं बोला जाता है, इसका नॉमेनक्लेचर चेंज होकर मुंबई कर दिया गया है, दिस इज़ नोन एज मुंबई हाई कोर्ट। मद्रास को चेन्नई हाई कोर्ट कर दिया गया है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए बिल की रिक्वायरमेंट होती है। पॉइंट ये नहीं है मद्रास को चेन्नई कर दिया गया है, पॉइंट ये है कि इस काम को करने के लिए एक बिल की ज़रूरत है, क्योंकि हाई कोर्ट भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं। द प्रपोज्ड बिल इज इन कॉन्सिक्वेंस टू द डिमांड टू चेंज कलोनियल नेम्स ऑफ दीज हाई कोर्ट एज द कलोनियल नेम्स। तो कलोनियल नेम्स जो थे उन सबको चेंज करा जाए और इनको अपने एग्जिस्टिंग सिटीज़ के नामों पर लाया जाए। इस बिल की ये महत्वता, ये इंपॉर्टेंस है। हाई कोर्ट्स ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स बिल 2016। पार्लियामेंट ने जुवेनाइल जस्टिस बिल पास करा है 2015 में, जो कि 2016 के तहत पास हुआ था और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स देखे गए थे। तो जुवेनाइल जस्टिस बिल, जुवेनाइल का मतलब है छोटे बच्चे जो जुवेनाइल होते हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस बिल को पास किया गया। देखिए ये बहुत ही पुराना इशू है, यहाँ पे हुआ क्या था और ये इशू क्यों इतना उभर कर आ गया एकदम से। लास्ट ईयर ये देखा गया कि एक बच्चे ने, जो कि 18 साल का होने वाला था, उसने स्पीडिंग गाड़ी में एक आदमी को सड़क पे मार दिया, जिसकी डेथ हो गई। तो उस बच्चे को जुवेनाइल की तरह ट्राई करा जाए या उस बच्चे को एडल्ट कोर्ट में ट्राई करा जाए, क्योंकि उसकी 18 की उम्र होने वाली थी। सो बिल का नाम है, पूरा नाम देखिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल 2015।
केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल 2015। तो जुवेनाइल के लिए जस्टिस है या नहीं है, उस चीज के लिए बिल बनाया गया है। तो बिल हैज प्रोविजन टू पनिश जुवेनाइल। अगर आपसे कुछ गलत काम हुआ है, बचकाने में आपसे गलत काम हुआ है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 18 ईयर्स इफ दे कमिट हाइनस ऑफेंस। हाइनस ऑफेंस जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, उनको एडल्ट कोर्ट में ट्राई करा जाएगा, जुवेनाइल की तरह ट्राई नहीं करा जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो जुवेनाइल को पनिश करना, जो कि 16 से 18 साल के बीच के लोग हैं, जिन्होंने बहुत घोर पाप करा है, घोर ऑफेंस करा है, उनको एडल्ट की तरह ट्राई करा जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल एडल्ट की तरह ट्राई करा जाएगा एडल्ट कोर्ट में। 16 से 18 साल के लड़के के बीच अगर कोई लेसर ऑफेंस कमिट करा जाता है तो उसको भी एडल्ट की तरह ही ट्राई करा जाएगा अगर वो 21 साल की उम्र के बाद अरेस्ट होता है, आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो यहां पे देखिए दो चेंजेस हैं। जुवेनाइल जस्टिस बिल में अगर कोई बच्चा 16 साल से कम का है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में ही ट्राई करा जाएगा और यहीं पे सजा मिलेगी। अगर कोई 16 से 18 साल के बीच में है तो उसमें भी ऑफेंसेस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो है सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस में उसे एडल्ट कोर्ट में ही कंसिडर या ट्राई करा जाएगा। अगर उसने कोई लेस सीरियस ऑफेंस करा है तो भी उसे एडल्ट कोर्ट में ट्राई करा जाएगा अगर उसे 21 साल की उम्र के बाद पकड़ा जाता है। और अगर उसने कोई तीसरे टाइप का क्राइम कमिट करा है, ना जो कि ना तो बहुत सीरियस हो ना कम सीरियस हो, और वो 21 साल के पहले पकड़ा गया, तो वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में ही ट्राई होगा। तो ये इस बिल के हाइलाइट्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाए जाएंगे, जेजेबी, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी, सीडब्ल्यूसी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जेजेबी विल कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी टू एक्सेस वेदर जुवेनाइल ऑफेंडर हु कमिटेड द क्राइम ऑफ हाइनेस कैटेगरी शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट और चाइल्ड। जिसने ये घोर क्राइम करा है, क्या उसको हमें एडल्ट कोर्ट में ट्राई करना चाहिए या जुवेनाइल कोर्ट में ट्राई करना चाहिए, ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बताएगा। सीडब्ल्यूसी जो रहेगी ये डिटर्मिन करेगी इंस्टीट्यूशनल केयर, इंस्टीट्यूशंस की केयर किस तरीके से करी जाए बच्चों के लिए जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनको उस मानसिक संतुलन की ज़रूरत है जो उनके पास नहीं है। देखिए कोई भी क्राइम होता है जब मानसिक संतुलन हिल जाता है, हिला हुआ होता है। अडॉप्टिव पेरेंट्स, जिन जिन पेरेंट्स ने बच्चों को अडॉप्ट करा है, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे अडॉप्शन का, और ये भी इंक्लूड करा गया है बिल में। तो ये फॉस्टर केयर, फॉस्टर पेरेंट्स में, फॉस्टर होम्स की सर्विसेज में, स्पॉन्सरशिप में, ये सब मेजर्स इसमें आते हैं। तो आप ध्यान रखें 16 से, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर एक 17 साल के लड़के ने कोई क्राइम करा है तो क्या उसे एडल्ट कोर्ट में ट्राई करा जा सकता है? यस, बिल्कुल करा जा सकता है। डिसीजन अथॉरिटी होगी जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत, और बिल का पूरा नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। आई रिपीट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट बिल पे, मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल। मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016। इसमें देखिए क्या होता है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो वुमेन काम कर रही होती हैं, उन सारी वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे लीव मिलती है। अब वो लीव किस ड्यूरेशन की मिलनी चाहिए? ड्यूरेशन डिलीवरी के कितने दिन पहले से मिलनी शुरू हो जानी चाहिए? डिलीवरी के बाद कितने महीने बाद आप काम रिज्यूम करोगे? क्या आपको उस दौरान सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ये सारी चीज़ें मटर्निटी बेनिफिट बिल में अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई हैं। तो ये बिल रिलेट करता है ड्यूरेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ मटर्निटी लीव के ऊपर, कि मटर्निटी लीव आपको मिलेगी, उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी और वो एप्लीकेबल किन किन महिलाओं के लिए होगी। उसके सिवा और भी फैसिलिटीज़ इसके थ्रू इंक्लूड करी गई हैं। तो हाइलाइट्स क्या है मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट के तहत? मटर्निटी लीव को रेस करा गया है वर्किंग वुमेन के लिए फ्रॉम एग्जिस्टिंग 12 वीक्स टू 26 वीक्स। 12 हफ्ते की लीव को 26 हफ्ते कर दिया गया है जिनके 2 बच्चे हैं, फॉर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चा है ऑलरेडी और एक बच्चा हो चुका है, या मान लीजिए ट्विंस हुए हैं तो उनकी लीव को बढ़ा के डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है, 26 हफ्ते। इन केस ऑफ अ वुमन हु हैज़ 2 और मोर चिल्ड्रन, जिनके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, मटर्निटी बेनिफिट विल कंटिन्यू टू बी 12 वीक्स विच कैनॉट बी अवेल्ड बिफोर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। जिस दिन डिलीवरी होने वाली है उसके 6 हफ्ते पहले से आप लीव शुरू कर सकते हो, या 6 हफ्ते के अंदर अंदर से लीव शुरू कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते। ये बिल इंट्रोड्यूस करता है एक प्रोविजन टू ग्रांट 12 वीक्स ऑफ मटर्निटी लीव, 12 हफ्ते की मटर्निटी लीव ग्रांट करी जाएगी टू अ वुमन हु लीगली अडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो 3 मंथ्स ऑफ एज, जिसने लीगली एक बच्चे को अडॉप्ट करा है जिसकी आयु 3 महीने से कम की है, और या एक कमिश्निंग मदर पे, एक बायोलॉजिकल मदर हु यूजेस हर एग टू क्रिएट एन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन अनदर वुमन। इसको
सरोगेसी कहा जाता है। सरोगेसी, सरोगेट मदर। तो अगर एक कमिश्निंग मदर है जिसने सरोगेसी के थ्रू एक बच्चा पैदा करवाया है, तो उस बच्चे को पालने के लिए भी उसे 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। और एक वुमन जिसने अडॉप्ट कराया बच्चा, उसको भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। तो 12 वीक पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फ्रॉम द डेट द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू द अडॉप्टिव और कमिश्निंग मदर, उस दिन से आप 12 हफ्ते गिनना शुरू हो जाओगे और मैटरनिटी लीव आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये प्रोविजन स्टेट करता है कि किसी भी तरह का एम्प्लॉयर परमिट कर सकता है अ वुमन टू वर्क फ्रॉम होम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन लाया गया है। वुमन कैन वर्क फ्रॉम होम, मतलब अगर आपकी काम करने की इच्छा हो और आप ऑफिस इसलिए नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आपका बच्चा बहुत छोटा है, तो आप घर से भी काम कर सकते हो। प्रोविजन रिक्वायर करता है हर एक एस्टैब्लिशमेंट विद 50 और मोर एम्प्लॉयज़, जहाँ पे 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, टू प्रोवाइड क्रैश फैसिलिटीज़, जहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ आ सकती हैं। जिनके पास और कोई सपोर्ट नहीं है और 12 हफ्ते की छुट्टी खत्म हो गई है, तो आप क्रैश फैसिलिटीज़ में आएँ और वहाँ पे बच्चों को छोड़ दें, जो कि प्रिस्क्राइब डिस्टेंस पे हो। वुमेन विल बी अलाउड 4 विजिट्स टू द क्रैश। तो ये सारे प्रोविजंस आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्रोविजंस लाए गए हैं मटर्निटी बेनिफिट बिल में, जो कि एक मानसिकता को दिमाग में रखते हुए हैं कि वुमेन को काम भी करना चाहिए, मतलब काम करने के लिए भी उसको इनकरेज करा जा रहा है, और काम के साथ साथ अगर बच्चा है तो आप उसको भी संभाल सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम लोग एक तरह से मेंटालिटी में घुसा रहे हैं और उसके लिए हम लोग मेजर्स भी ले रहे हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स टेकन फॉर द पर्पसेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इसके सिवा और कुछ मेजर्स लिए गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। पहला मेजर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि एक नोडल मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ये एडमिनिस्टर करती है कुछ स्कीम्स को। पहली स्कीम है स्वधार स्कीम या शॉर्ट स्टे होम स्कीम, जो कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, यानी कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उससे रिलीफ देना और रिहैबिलिटेट करना डेस्टिट्यूट वुमेन एंड वुमेन इन डिस्ट्रेस। डेस्टिट्यूट वुमेन जिनको मान लीजिए एज की वजह से घर से निकाल दिया गया हो या जिनके बच्चे उनके साथ ना रहते हो, उनको डेस्टिट्यूट वुमेन का नाम दिया जाता है। तो वो कहाँ रहेंगी, ओल्ड एज होम में रहेंगी, कैसे रहेंगी, रिलीफ रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, ये मॉनिटर करा जाता है स्वधार और शॉर्ट स्टे स्कीम्स होम्स के नाम की स्कीम द्वारा। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, तो स्कीम का नाम ध्यान रखें। दूसरा है वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जो वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल है जिससे कि उनको सेफ अकोमोडेशन मिले, वहाँ पे वो सेफ्टी के साथ रह सकें वर्किंग वुमेन। अगर वो घर से दूर काम करती हैं, किसी और शहर में काम करती हैं, तो वो हॉस्टल में रह सकती हैं। ये भी मॉनिटर होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। तीसरा है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे वुमेन को ट्रेनिंग मिल सकती है और ट्रेनिंग के तहत उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, मतलब आप उसे इस लायक बना रहे हैं जैसे कि वो एम्प्लॉय हो सके। स्टेप टू इंश्योर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इनकम जनरेशन, जिससे कि वो काम कर सकें। काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकम जनरेट होगी मार्जिनलाइज्ड वुमेन के लिए और एसेट लेस रूरल एंड अर्बन पुअर वुमेन अक्रॉस द कंट्री, जिनके पास एसेट नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, अगर वो इनकम जनरेट करना चाहें और उसके तहत एक अच्छी डिग्निटी के साथ लाइफ जीना चाहें, तो उनको भी इसके तहत मौका मिलता है। तो देखिए आपको ध्यान क्या क्या होना चाहिए कि कौन मेजर ले रहा है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसी के अंडर सब स्कीम्स जो आती हैं, स्वधार स्कीम है जो कि डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए अप्लाई करती है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स जो कि वर्किंग वुमेन जो घर से दूर रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए अप्लाई करता है, स्टेप जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन के वुमेन के लिए अप्लाई करता है जिनके पास एसेट नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए करता है। इसके सिवा और भी बहुत सारे मिशन हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महिला कोष, ये माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज जैसे कि लोन टाइप कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर वुमेन के लिए। कोई गरीब महिला है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अगर आप कुछ किसी तरह का फाइनेंस सिस्टम देना चाहते हो, राष्ट्रीय महिला कोष के तहत मिलेगा। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन NMEW, ये किस लिए दिया जाता है, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि एक वुमेन के ऑल राउंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, उससे वुमेन एम्पावरमेंट होता है, वुमेन को कॉन्फिडेंस आता है। राजीव गांधी नेशनल क्रैश स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, जो भी बच्चे हैं वर्किंग मदर्स के, उनके लिए क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए। अभी हमने मटर्निटी बेनिफिट बिल के बारे में इसमें डिस्कस करा। जो सिंगल मदर्स हैं, अगर उनके बच्चे हैं और वो काम करना चाहती हैं या उनकी 12 हफ्ते या 24 हफ्ते की लीव खत्म हो गई है, तो क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए 25 बच्चों के लिए जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को संभाल सकें, फ्रॉम फैमिलीज हैविंग मंथली इनकम ऑफ लेस दैन 12,000 रुपीज़। तो 12,000 से कम इनकम है, बच्चों की आयु 0 से 6 साल के बीच है, उनके लिए क्रैश फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है।
उसके सिवा वन स्टॉप सेंटर टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस, किसी भी तरह का सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो या कोई भी और सब मटर्निटी सपोर्ट हो, असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है जिन वुमेन को अफेक्ट करा जाता है वायलेंस के द्वारा। देखिए, जब वायलेंस होता है तो आपको सिर्फ मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको एक मानसिक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है जो आपको वन स्टॉप सेंटर से मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितने सारे मेजर्स लिए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये देखिए, ये फॉर्चुनेट भी है और अनफॉर्चुनेट भी है। फॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि वुमेन की सेफ्टी के लिए इतना कुछ करा जा रहा है। अनफॉर्चुनेट ये है कि इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स वुमेन हमारी कंट्री में फेस करती हैं। अभी लिस्ट खत्म नहीं होती है। वुमेन एम्पावरमेंट के मेजर्स कहाँ कहाँ तक जाते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन की हेल्पलाइन बनाई गई है जो 24 घंटे उनके लिए एक्टिव रहेगी। जितनी भी वुमेन जो वायलेंस द्वारा अफेक्टेड है वो हेल्पलाइन पे फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। सबला स्कीम ये अप्लाई करती है अडोलेसेंट गर्ल्स, सबला मतलब छोटी लड़कियां 11 से 18 साल के बीच में, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अप्लाई करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में ये चीज़ मेंशन्ड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी को ज़्यादा सैलरी मिले और महिला को कम सैलरी मिले। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के तहत उनको इक्वल सैलरीज मिलनी चाहिए। पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स फॉर द सेम वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। जो सेम वर्क रहेगा उसी नेचर का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनको दिया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल आप ध्यान रखें, आर्टिकल 39 ये फॉर्म पार्ट करता है डीपीएसपी का। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, IGMSY स्कीम। बहुत अच्छी स्कीम है। ये अप्लाई करती है कंडीशनल मटर्निटी बेनिफिट के लिए, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, जिससे कि वो अपना हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव कर सके। देखिए, हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस अगर प्रेग्नेंट वुमन का अच्छा नहीं होगा तो उनका जो होने वाला बच्चा है या जो बच्चा हो चुका है उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। वो एक स्टंटेड चाइल्ड पैदा होता है। स्टंटेड यानी कि मेल नरिश चाइल्ड। तो माँ का अगर हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा है तो बच्चों का भी अच्छा रहेगा। द मदर शुड बी फेड प्रॉपरली, जिससे कि बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी रहे। और उसके बाद जब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो द चाइल्ड हैज़ टू बी फेड विद मदर्स मिल्क। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस में रखी जाती हैं। फिर आता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस बिल। सेक्सुअल हरासमेंट जो वुमेन के साथ होता है वर्क प्लेस पे काम करने वाली महिलाओं के साथ, उसका प्रिवेंशन, उसका प्रोहिबिशन और उसका रिड्रेसल, तीनों ही चीज़ें कवर अप करी गई हैं। इस एक्ट को अमेंड किया गया था जब निर्भय रेप केस हुआ था 2012 में दिल्ली में। इट हैज़ बीन एनेक्टेड। इट कवर्स एल वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एज से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके प्रोटेक्शन के लिए सेक्सुअल हरासमेंट से एट वर्क प्लेस, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, इस बिल को पास करा गया है। तो इस बिल के पास या इस बिल के मेजर्स के तहत ये देखा गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स में मेजर करी हैं और इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इशू है जल्लीकट्टू पे। जल्लीकट्टू की बहुत डिबेट आपने इस महीने सुनी होगी, जनवरी 2017 में। तो जल्लीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, जिसपे स्टे लगा दिया है यूनियन गवर्नमेंट के बैन लिफ्टिंग में। ऑन ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट। तो जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो कि पोंगल त्योहार में खेला जाता है। तो उनके लिए ये स्पोर्ट है, लेकिन इस चीज़ को बैन करा गया था पेटा के प्रोविजंस या पेटा के कंसर्न उठाने के तहत कि यहाँ पे बुल्स को बहुत ज़्यादा हैरेस करा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1907 आर्टिकल 51A क्लॉज जी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। भाई, बुल टेमिंग स्पोर्ट कोई नॉर्मल स्पोर्ट नहीं है, खतरनाक स्पोर्ट है। इसमें जो आदमी खेल रहा है उसकी भी जान जा सकती है और बुल के ऊपर भी क्रुएल्टी होती है। तो 3 प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने साइड करे। पहला प्रोविजन है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। दूसरा प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A क्लॉज जी, जो कि हम लोगों पे अप्लाई होती है। और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इन तीनों का रीजन साइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को बैन करा। तो जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है, तमिलनाडु में खेला जाता है पोंगल के महीने में या पोंगल के त्योहार पे। जल्लीकट्टू जो है नाम डिराइव होता है जल्ली कॉइन्स और कट्टू टाई। इसका मतलब है कि बंडल ऑफ कॉइन्स इज टाइड टू अ बुल्स हॉर्न्स। अगर जो भी वो कॉइन्स निकाल पाया उसको
विनर माना जाता है उस गेम का। एज पार्ट ऑफ द गेम बुल टेमर सॉट टू रिमूव दिस बंडल फ्रॉम द एनिमल्स हेड। जो भी वो निकाल देता है वो जीत जाता है और उसे वो सारे कॉइन्स जो कि सोने या चांदी के कॉइन्स हैं वो उसे मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इशू है, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है। जल्लीकट्टू बैन क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, बैन पे स्टे लग गया है, तमिलनाडु को बंद कर दिया गया था, एक हफ्ते तक कॉलेजेस बंद थे, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई हैं। एक और इम्पोर्टेंट नेशनल अफेयर है, MOIA हैज़ बीन मर्ज्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स MOIA को मर्ज करा गया था है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने आने के पहले जो अपनी टैगलाइन यूज़ करी थी, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके तहत डिपार्टमेंट्स या कैबिनेट्स कम होने चाहिए और गवर्नेंस ज़्यादा होनी चाहिए। इस डिसीजन को एक्सपेक्ट किया गया था टू हेल्प गवर्नमेंट एड्रेस डुप्लीकेशन एज वेल एज अननेसेसरी डिलेज इन वेरियस वर्क। डुप्लीकेशन होता है क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक्सटर्नल ओवरसीज से कंसर्न करती हैं, तो एक काम दो लोग कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, जिसकी वजह से डिले भी होता है। MOIA एस्टैब्लिश हुआ था 2004 में। मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन अफेयर्स, However, it was renamed as MOIA in 2004. Primary task to MOIA का था was to connect with Indian diaspora with its motherland. कि इंडियन डायस्पोरा अगर कोई दिक्कत है तो एटलीस्ट वो कहीं पे भी देख सकें, किसी तरफ मुंह उठा के देख सकते हैं, तो उनको इंडिया नज़र आना चाहिए। इस मामले में मैं एज एन इंडियन बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री सुषमा स्वराज जी, वो बहुत एक्टिव हैं। अभी कुछ टाइम पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन था, वो एम्स में भर्ती थी, लेकिन वहाँ से भी बैठ के वो रात दिन काम करती थी। अगर डायस्पोरा को कोई दिक्कत आती है, वो बेझिझक सुषमा स्वराज जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लिख सकता है। उनकी हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, उनको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। दूसरी कंट्री में पासपोर्ट खो जाए, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनके सपोर्ट में हमेशा हाजिर रहती है। तो इस वजह से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसको ढंग से फॉलो करा जाए, इसको प्रॉपर्ली फॉलो करा जाए, तो इट कैन डू वंडर्स, जो कि हमें दिख भी रहा है। तो आप ट्विटर हैंडल सुषमा स्वराज मैडम का फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैडम कितने एक्टिवली इंगेज्ड हैं डायस्पोरा से इंटरैक्ट करने में। इसके बाद एक कैंपेन है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैंपेन, WTI कैंपेन, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, नीति आयोग का प्रोग्राम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, जो कि 8 मार्च 2016 को था, उस पर लॉन्च किया गया था वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद द UN इन इंडिया एंड माई गवर्नमेंट, जो कि एक सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट डिजिटली आप तक ले आने की कोशिश कर रही है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और UN इन इंडिया का जो मिशन है, उसके तहत वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो 3 लाइन में आपको कितनी सारी चीज़ें पता लग रही हैं, देखिए। एक तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैंपेन है, जो कि लॉन्च कैसे करा गया था, माई गवर्नमेंट और UN इन इंडिया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है, 8 मार्च को। और इस चीज़ में माई गवर्नमेंट क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये इनिशिएटिव सीख करता है दैट जितने भी एंट्रीज आते हैं वुमेन रिलेटेड, चाहे वो ऐसे के फॉर्म में हो, कहानियों के फॉर्म में हो, अगर फोटोग्राफ द्वारा अकम्पनीड हो, तो उस चीज़ पर रिफ्लेक्शन किया जा सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम करा जा सकता है। एक ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट है जो कि कंसिस्टेंट है विद गवर्नमेंट्स रीन्यूड कमिटमेंट टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को एडवांस करना है तो अब वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैंपेन के तहत आप भी लिख सकते हैं। माई गवर्नमेंट एक सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप वेबसाइट पर जाके लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, आपकी आवाज़ वहाँ पे सुनी जाएगी। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैंपेन, तो वुमेन एम्पावरमेंट के आंसर्स में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। और कैंपेन का नाम ध्यान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई, पानी की अवेलेबिलिटी, सिंचाई करनी होती है खेतों की, उसके तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया है। ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जो कि पानी की अवेलेबिलिटी पे प्रकाश डालता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि इरिगेशन के लेवल पे आती हो, फील्ड लेवल के, टू एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन, हर खेत को पानी, इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, वेस्टेज ऑफ वाटर कम करा जाए, और प्रिसिशन इरिगेशन, मतलब जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही, जितना पानी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना पानी हम दे रहे हैं। और जितने भी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हर खेत को पानी, एनहांस रिचार्ज फॉर एक्विफर्स, की अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे, इन
सारी चीज़ों पे फोकस है इस सिंचाई योजना के तहत, और ये इंट्रोड्यूस करता है सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस को बाय एक्सप्लोरिंग द फीजिबिलिटी ऑफ रीयूजिंग ट्रीटेड म्यूनिसिपल बेस्ड वाटर फॉर पेरी अर्बन एरिया एग्रीकल्चर एंड अट्रैक्ट ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्रिसिशन इरिगेशन सिस्टम। तो ये जो आखिरी की 3 लाइनें हैं इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग पानी बचाने की बात कर रहे हैं और हर खेत को पानी पहुँचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर वाला ऑब्जेक्टिव है वो उसके थ्रू होगा जहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट पानी को ट्रीट करा जाएगा और उसको पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे आप एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज्ड पानी को, रिसाइकल्ड वाटर को यूज़ करते हो, और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से काम करा जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स पेयर का पैसा इसमें खर्च नहीं कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का पैसा खर्च कर रही है कि पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए आपको जो पैसा है, फर्टिलाइजर फैसिलिटी है, वो आपको अपने आप बेयर करनी पड़ेगी उसकी कॉस्ट, जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपको लगानी पड़ेगी। ये स्कीम एम करती है टू ब्रिंग कंसर्न मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एजेंसी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एंगेज करना है क्रिएशन में, यूज में, रिसाइकलिंग में, पोटेंशियल के रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, जिससे कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर पे सबका फोकस रहे, ब्रॉट अंडर अ कॉमन प्लेटफॉर्म सो दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक व्यू ऑफ एंटायर वाटर साइकिल इज टेकन इनटू अकाउंट। पूरा का पूरा वाटर साइकिल का व्यू अकाउंट में हो कि पहले तो आप उसे कम यूज़ करो, ठीक से यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद आप इस चीज़ पे फोकस करो कि वो रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ हो सके। तो प्रॉपर वाटर बजटिंग करी जाएगी इस चीज़ के लिए, सारे सेक्टर्स के लिए, ऑल सेक्टर्स, नेमली हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम लोग देखिए फोकस कितनी सारी चीज़ों पे कर रहे हैं, और फोकस करते करते हमने ये देखा कि पानी का यूज़ भी अच्छे से हो रहा है और हम इस चीज़ को रिसाइकल भी कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू डू एवरीथिंग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। इसके बाद है विमेन रिजर्वेशन इशू इन पार्लियामेंट। तो बिल का नाम है विमेन रिजर्वेशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन का 108वां अमेंडमेंट बिल है ये। देखिए, अभी तक जो बिल थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का नाम नहीं था। इस बिल में कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन का इशू आता है। जब भी रिजर्वेशन का इशू आता है तो हम लोग स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी है कि अगर आपको रिजर्वेशन करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करोगे तब तक इस बिल का रिलेवेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल का नंबर है वो है 108वां अमेंडमेंट बिल, 108th अमेंडमेंट बिल। और ये जो बिल है ये बात करता है रिजर्वेशन के बारे में कि वुमेन को रिजर्वेशन कैसे मिलती है। तो ये बिल क्या प्रपोज करता है कि 1/3, 1/3 ऑफ ऑल सीट्स इन लोकसभा एंड इन ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन शुड बी रिजर्व्ड। 1/3 सीटें सारी वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल का जो फेट है वो काफ़ी रोड ब्लॉक्स, काफ़ी दिक्कतें आई थी इस चीज़ में लोकसभा में जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से लेके आज तक हर बारी ये बिल, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती थी बिल भी डिसॉल्व हो जाता था, और बाकी हर एक सेशन में या हर एक नई गवर्नमेंट के टाइम इस बिल को री इंट्रोड्यूस करा जाता था। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं सन 1996 से, फिर 2004, फिर 2009। तो आप देख सकते हैं कि 2004 में बिल को डिसॉल्व करा गया। तो यूपीए गवर्नमेंट इंक्लूडेड इट इन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन फॉर 1/3 रिजर्वेशंस फॉर वुमेन इन विधानसभा एंड लोकसभा। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि लॉ एंड जस्टिस पे बनी थी, पर्सनल रिकमेंडेड पैसेज ऑफ द बिल इन 2009। बिल कैबिनेट ने क्लियर करा 2010 में। टिल डेट लोकसभा हैज़ नॉट वोटेड ऑन द बिल। आज तक लोकसभा ने इस बिल पे वोट नहीं करा है। तो बिल वर टू बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा, इट वुड देन हैव टू बी पास्ड बाय हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रॉब्लम है। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो आपको एक मिनिमम मेजॉरिटी अचीव करनी होती है, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्ट होते हैं। तो ये विमेन रिजर्वेशन का बिल्कुल इशू है। इसमें आपको क्वेश्चन अगर आए कि रिजर्वेशन कितना है, तो आप ध्यान रखें 1/3 रिजर्वेशन है, जो कि चाहिए आपको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, और जितने भी स्टेट की असेंबलीज हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहिए। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। विमेन की एंट्री रिलीजियस प्लेस में। कभी शबरीमला का नाम सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना है? चलो देखते हैं। शबरीमला एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा रिलीजियस सेंटिमेंट है जहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ पे विमेन का जाना अलाउड नहीं है। पूछो क्यों? विमेन का जाना इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ विमेन एंड बिकॉज विमेन आर नॉट कंसिडर्ड दैट प्योर। सिमिलरली व्हेन द विमेन आर ऑन देयर पीरियड्स, जब विमेन पीरियड पे होती हैं तब उनको किसी भी रिलीजियस प्लेस में एंट्री नहीं करनी चाहिए। एंट्री मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। शनि शिंगनापुर टेम्पल इन महाराष्ट्र, उन्होंने परमिट कर दिया कि विमेन मंदिर के अंदर आ सकती हैं,
ये डिसीजन आता है कई महीनों की स्ट्रगल के बाद, जहाँ पे बहुत सारी महिला एक्टिविस्ट ने इस चीज़ पर रिवोल्ट करा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर कर दिया था कि महाराष्ट्र हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट 1956 के तहत जितने भी दलित हैं, वुमेन हैं, हिंदू हैं और जितने भी तरह के लोग हैं, उन सबको आप मंदिर में घुसने की परमिशन देते हो। तो डिमांड फॉर टेम्पल एंट्री टू ऑल क्लासेस हैज लॉन्ग बीन अ पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रगल फॉर सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। मंदिरों में एंट्री मिलना, बताइए अब कितने दुख की बात है। सिर्फ और सिर्फ किसी की कास्ट कुछ अलग है या सिर्फ और सिर्फ किसी का जेंडर अलग है, इस वजह से वो मंदिर पूजा करने नहीं जा सकते। क्या आप लोगों का भगवान पे किसी भी तरह का राइट है? क्या आप ऐसे लोग हैं जो ये डिटर्मिन करेंगे कि कौन मंदिर आएगा कौन नहीं आएगा? आपको ये प्रॉब्लम, आपको ये सुविधा या आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? शबरीमला टेम्पल जो केरला में है, हाजी अली दरगाह मुंबई में है, इनके ऊपर भी फोकस आया है, जो कि वुमेन को एंटर नहीं करने देते। द एंट्री ऑफ वुमेन टू बोथ रिलीजियस प्लेसेस इज प्रेजेंटली अंडर लिटिगेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 25 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करता है कि टेम्पल एंट्री लॉज जो है वो सुप्रीम नहीं है कि वो किसी भी इंडिविजुअल की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1, आर्टिकल 25 सबसेक्शन 2, इन चीज़ों में ये चीज़ है कि अगर आपने टेम्पल का कोई लॉ बनाया है तो वो पैरामाउंट नहीं है। अगर एंट्री देनी होगी तो वो वुमेन को एंट्री मिल सकती है रिलीजियस प्लेसेस में। तो आप ध्यान रखें, शनि शिंगनापुर टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है, उन्होंने महिलाओं की एंट्री को अलाउ कर दिया है। इसके सिवा जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, शबरीमला टेम्पल केरला का, हाजी अली दरगाह मुंबई की। और ये सब कहाँ से आता है? ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 25 से। तो आर्टिकल का नाम ध्यान रखें, लॉ का नाम ध्यान रखें, मंदिर का नाम ध्यान रखें, मंदिर कहाँ पे है ध्यान रखें। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल सकता है, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज जहाँ जहाँ आते हैं सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन। नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन बनाया गया है वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर द्वारा, मेनका गांधी जी हैं, उन्होंने ड्राफ्ट अनवेल करा इसका। नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को रिप्लेस करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। NPEW, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए पॉलिसी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है ये फोकस शिफ्ट करती है एंटाइटलमेंट टू राइट्स एंड फ्रॉम एम्पावरमेंट टू क्रिएटिंग एंड एनेबलिंग एन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे वुमेन वैसे सिक्योर फील करें, उनको कोई राइट्स नहीं मिलने चाहिए, राइट्स उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो हाईलाइट्स क्या है? वो सीख करता है एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने के बारे में जहाँ पे वुमेन अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज कर सकें, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें, सब कुछ कर सकें। एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क की तरफ फोकस है जहाँ पे डेवलप होगा प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रैक्टिसेस जो इंश्योर करेगा इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। ये सारी चीज़ें हमने इसी वीडियो में पहले डिस्कस करी हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये इमर्जिंग इशूज़ जैसे कि साइबर स्पेस सेफ हो वुमेन के लिए, किसी भी वुमेन को आप उसकी इज्जत ना उछाल सको या किसी के अगेंस्ट कुछ उल्टा पुल्टा ना लिख सको, किसी को ट्रोल ना कर सको। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर रोल्स, जो एक मेजर मेन रिलेटेड रोल्स माने जाते थे उस चीज़ को वुमेन रिलेटेड रोल्स बनाया जाए। रिड्यूसिंग अनपेड केयर वर्क, कि आप बिना पेमेंट के काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल और कस्टमरी लॉज अप्लाई करने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, इस चीज़ को रिव्यू करो मैरिटल रेप के तौर पे। यहाँ पे देखिए दोनों जेंडर्स को फोकस करना है आपको, मेल को भी और फीमेल को भी, जो कि वुमेन्स ह्यूमन राइट्स पे फोकस कर सकें, रेलेवेंट इन द डेवलपमेंटल पैराडाइम्स। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस रहेगा नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन के तहत। तो नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन को रिप्लेस करा गया है NPEW के तहत 2016 में, और इस चीज़ पे फोकस आया है कि वुमेन के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए जहाँ पे वुमेन अपनी लाइफ अपने हिसाब से लीड कर सके, और इनकेस कोई घटना होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उस चीज़ को स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ डील करा जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 DPSP, ध्यान रख सकते हो इतना, आर्टिकल 44 DPSP, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने लॉ कमीशन को बोला कि जितने भी इश्यूज हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड वो अप्लाई करे जाएं, वो सबमिट करे जाएं रिपोर्ट के तहत गवर्नमेंट को, और फिर उनको अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि सेम सेट ऑफ सेक्युलर सिविल लॉज। भाई देखिए, अगर एक लॉ है कंट्री में तो वो सब पे अप्लाई करना चाहिए, रिलीजन वाइज वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। टू गवर्न ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ट्राइब, इसके तहत ये चीज़ डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। तो इसमें एरियाज सारे कवर होंगे लॉ से रिलेटेड, चाहे वो शादी का लॉ हो, डिवोर्स का लॉ हो। तो डिवोर्स से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बात उठी है तो
ट्रिपल तलाक के बारे में। ट्रिपल तलाक एक ऐसी चीज़ है जो कि एक पर्सनल लॉ के तहत गाइड होता है और एक सेक्युलर लॉ के तहत गाइड नहीं होता है। तो एक रिलीजन है जिसमें ट्रिपल तलाक बहुत फेमस है और ट्रिपल तलाक के तहत डिवोर्स दिया जाता है, ना कि एक सेक्युलर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के तहत। तो वो पर्सनल लॉ सिर्फ एक रिलीजन पर अप्लाई करता है, वो सब लोगों पर अप्लाई नहीं करता है। सब लोगों पर जो लॉ अप्लाई करता है वो रिलीजन उस लॉ को मानता नहीं है। इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, एक्विजिशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आप एक सेक्युलर सेट ऑफ लॉ के तहत अग्री करो जो हर आदमी पर अप्लाई करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंडेटेड है स्टेट डीपीएसपी के तहत। आर्टिकल का नंबर ध्यान रखें, आर्टिकल 44। एक ट्रिक बताऊं कैसे याद करोगे? 4 and 4 यूनिफॉर्म है तो हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आप इस चीज को एनफोर्स करोगे। लिकर बैन इन बिहार, ड्राई स्टेट हो गया बिहार। बिहार के बारे में आपको क्या बताऊं, अल्कोहल फ्री एरिया कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया बिहार को ड्राई स्टेट वाइल इम्पोजिंग टोटल प्रोहिबिशन ऑन द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिकर। बिक भी नहीं सकती, कंज्यूम भी नहीं हो सकती, चाहे वो कंट्री मेड हो चाहे वो आईएमएफएल हो, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो बिहार गवर्नमेंट ने सेल और कंजम्पशन शराब का, लिकर का बैन कर दिया गया 1 अप्रैल से, विद प्रोविजंस ऑफ इवन डेथ पेनल्टी फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड ऑफ हुच। तो अगर किसी भी तरीके से आप शराब को स्मगल करके भी लाते हो तो उस चीज़ को भी बैन कर दिया जाएगा। तो आप में से कोई भी रईस नहीं बन सकता या वहाँ पे कोई भी रईस नहीं आ सकता। पटना हाई कोर्ट ने ये पॉलिसी क्वॉश कर दी रिगार्डिंग लिकर बैन, बट स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है एक नया लॉ जिसके तहत लिकर बैन कंजम्पशन को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो रईसी नहीं चलेगी, लिकर बैन बिहार में हो चुका है। असेंबली इलेक्शन 2016 के रिजल्ट आए पिछले साल। तमिलनाडु को की 232 सीटें आई हैं, जहां पे AIADMK द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजागम जीती है। इसकी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जो थी श्री जयललिता जी, इनको आयरन लेडी का खिताब दिया गया था। इनकी डेथ हो गई नवंबर दिसंबर के महीने में इस साल। तो इनकी डेथ के बाद नए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका नाम है OP पनीरसेल्वम, जो AIADMK पार्टी के ही हैं। श्री जयललिता जी के देहांत के बाद इन्होंने ऑफिस को प्रिज्यूम करा है। तमिलनाडु स्टेट। वेस्ट बंगाल स्टेट में 294 असेंबली सीटों के साथ जीती हैं तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी जी। ये बहुत ही हिस्टोरिक विन माना गया है, इनको ज़्यादा सीटें मिली हैं असेंबली इलेक्शंस में। केरला में बीजेपी का खाता खुला है, UDF फ्रंट है, LDF फ्रंट है। 140 असेंबली सीट के साथ LDF ने मेजोरिटी हासिल करी है। CPIM पार्टी 58 सीटों के साथ आई है। सो इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन, जो कि CPIM को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन 2 फ्रंट्स हैं, LDF और UDF। तो LDF UDF के तहत ये चीज़ें यहाँ पर पार्टी बनाई जाती है, गवर्नमेंट बनाई जाती है। असम के इलेक्शंस हुए पिछले साल जिसमें बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई है। यहाँ पे बीजेपी ने 60 सीटें 126 में से रजिस्टर करी हैं। बहुत अच्छी हिस्टोरिक विन मानी गई है बीजेपी की। और यहाँ पे बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ओथ ली है चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के, असम से। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की विक्ट्री हुई है पुडुचेरी असेंबली इलेक्शंस में। वी नारायणन स्वामी ऑफ INC टुक ओथ एज CM ऑफ पुडुचेरी। तो नारायणन स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो असेंबली इलेक्शंस 2016 के रिजल्ट में ये 4 स्टेट्स और एक UT के इलेक्शन का रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। सीटों से आपके एग्जाम को कोई मतलब नहीं है, आपको नाम ध्यान होना चाहिए। तो ये सारे वीडियोस आप तक लाया था ऑल इंडिया GK। आप ध्यान रखें, ये जितने करंट अफेयर्स हैं ये 2016 का एनुअल रिव्यू हम लोग कर रहे हैं, जो इस साल के करंट अफेयर्स के पोर्शन के लिए रेलेवेंट रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी आपका एग्जाम होता है उसके पिछले 6 महीने से लेके 1 साल तक के करंट अफेयर्स रेलेवेंट रहते हैं। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप लोगों का बर्डन कम करने के लिए हम लोगों ने एनुअल रिव्यू करा है। ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के रिस्पॉन्स के बाद हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, हम सारे डायमेंशंस में आप लोगों तक ये चीज़ लेकर आएंगे। तो आप प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें और स्पेशली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें ये बताएं कि आप लोग और कितने उत्सुक हैं वीडियोस देखने के लिए। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब टू ऑल इंडिया GK चैनल एंड दीज आर द लिंक्स वेयर यू विल फाइंड आवर ऑफिशियल पेज, ऑल इंडिया GK ऑफिशियल पेज ऑन Facebook,
allindiagk.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड MCQs मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे वीडियो को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं जिससे कि लोग यहाँ पे आके हमारे वीडियो को देख सकें। तो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और बताइए आप हमें और क्या क्या बनाते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।